बच्चों, इस वीडियो में हम दो सदिशों के सदिश गुणन की चर्चा करते हैं। इसके पहले हम आपको दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में अच्छी तरह समझा चुके हैं। और यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणन, जैसा कि सदिश गुणन दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश गुणन, एक सदिश गुणन। थोड़ा सा अदिश गुणन के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। जैसे दो वेक्टर यदि ए और बी इस प्रकार हों, ए और बी ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनके अदिश गुणनफल को हम कैसे डिफाइन किए थे? ए डॉट बी उसका नोटेशन था और इसका फार्मूला आपको बताया गया था मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, इनके बीच के कोण का कोसाइन। ओके, यहाँ पर हम दो सदिशों के सदिश गुणन की चर्चा करते हैं। सदिश गुणन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इनके गुणनफल को संकेतन ए गुणे बी ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाकर यहाँ डॉट का चिन्ह लगाएंगे। डॉट में ये डिफिनीशन होगा। क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, पहले सदिश का मापांक मॉड ए इंटू दूसरे सदिश का मापांक मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू यन कैप। यहाँ थोड़ा सा यन कैप के बारे में ध्यान से समझना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। मॉड ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कोई भी, मॉड बी भी, और कॉस थीटा ये सब आंकिक मान है, तो पक्का है ये एक अदिश राशि है। यहाँ पर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो आपको समझ में आ रहा है, ये एक मतलब अदिश संख्या ही होगा। लेकिन यन कैप इकाई सदिश है, तो एक ऐसा सदिश जिसका मापांक इतना हो, और लेकिन यन कैप की दिशा को आपको ध्यान से समझना है। यन कैप है क्या बच्चों? यन कैप ऐसे दिशा में इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत दिशा में होगा। लेकिन लंबवत दिशा ध्यान से देखें, जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे सपोज दैट ये वेक्टर ए और बी इसी तल में है। ओके, इसी तल में है, ठीक। तो इस तल के लंबवत दो दिशाएं होंगी, एक तो सीधे सामने आप बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो हम कैसे ये समझ पाएंगे यन कैप इसमें बाहर की ओर है या फिर अंदर की ओर है? इसे हम अंगूठे के नियम से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ऐसे हम अपने अंगुलियों को ऐसे फैलाएं कि वेक्टर ए क्रॉस बी लिखना है तो ए की ओर, ए के दिशा में इसको फैलाते हैं। ओके, अंगूठा इधर है, तो अब हमें ऐसे इन अंगुलियों को मोड़ना है। जैसे ए क्रॉस बी लिखते हैं तो इसको बी की ओर मोड़ो, तो अंगूठा किस दिशा में आ रहा है? बाहर की ओर। तो फिर ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। अगर हम बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो क्या करना होगा? पहले अंगुलियों को बी की ओर रखना है। सपोज दैट मान लो इधर रखते हैं हम, लेकिन हमें अंगुलियों को ए की ओर मोड़ना है, तो ऐसे तो मुड़ नहीं पाएगा, तो फिर ऐसे रखना होगा इस तरह से, तभी तो ऐसे मोड़ पाएंगे आप बी की ओर। बी से ए की ओर मोड़ते हैं तो अंगूठा अपने आप अंदर हो गया कि नहीं? तो बी राशि की दिशा इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। ओके, तो यह कैप क्या है? ए और बी के लंबवत दिशा में इकाई सदिश होगा। तो बच्चों यहाँ आप अच्छी तरह समझ चुके हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर क्या होगा। ए क्रॉस बी का परिमाण ये होगा, बी क्रॉस ए का भी परिमाण यही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस दिशा का अंतर है। ए क्रॉस बी अगर इसी दिशा में तो बी क्रॉस ए अपोजिट दिशा में होगा। मीन्स ए क्रॉस बी को अगर लिखना चाहते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस ए, केवल परिमाण में कोई अंतर नहीं, केवल दिशाओं में अंतर है, तो इसमें केवल निगेटिव का चिन्ह प्रकट होगा। तो हम आशा करते हैं ए क्रॉस बी आप समझ चुके हैं। किसी भी सदिश का ए क्रॉस बी करना है तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यन कैप लगाएंगे। लेकिन कोई दो वेक्टर दिए हों तो इस फार्मूले से गुणा करना तो बहुत मुश्किल काम होगा। कैसे आप गुणा कर पाएंगे? क्यों? जैसे सपोज दैट ये बराबर मिल जाए 2i प्लस 3j प्लस k, और ऐसा ही b का कुछ मान ऐसे मिल जाए a माइनस जे प्लस k, तो क्या इस फार्मूले से आप इसका गुणा कर सकते हैं? आप चलो मॉड ए निकाल लेंगे। ओके, अंडर रूट इनके गुणांकों के जो भी इसके गुणांक इनके वर्गों का योग करते हैं, मॉड बी भी मिल जाएगा। थीटा नहीं पता है और यन कैप भी नहीं पता है, तो फिर इस फार्मूले का प्रयोग मुश्किल है। अभी हम इसी वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि हम कैसे इसका गुणा करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं थोड़ा सा दो सदिशों का जो सदिश गुणन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या गुणधर्म हैं, सबसे पहले उसको हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, दो सदिशों का सदिश गुणन एक सदिश राशि है। ओके, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा, एक सदिश राशि है। क्यों, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो अदिश राशि है, लेकिन यन कैप के कारण सदिश राशि है। दूसरा हम बोल सकते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता। और ऐसे भी आप देख सकते हैं यदि इसका मापांक लें, a क्रॉस b का मापांक लेते हैं तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी अदिश राशियां ही हैं, मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू यन कैप का मापांक 1 होगा, क्योंकि यन कैप एक अदिश राशि है। और भी देख सकते हैं किसी सदिश का उसी सदिश में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का कोण क्या होता है, 0 अंश, तो साइन 0 0 होने के कारण ये क्या होगा, 0 होगा। और भी देख सकते हैं यदि दो सदिश इस प्रकार हों कि वे परस्पर लंब हों, लंब मीन्स ये साइन थीटा 90 होगा, साइन 91 होगा, तो मॉड ए क्रॉस बी इसमें से आप आ सकते हैं क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी। दो सदिश राशियां अगर परस्पर लंब हैं तो उनके सदिश गुणन का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होगा। इसमें आप क्या पढ़े थे, दो सदिश राशियां अगर परस्पर लंब हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या था, 0, क्योंकि cos 90 0। और पैरेलल वाले में क्या देखे थे, सेम, ए डॉट ए में क्या पढ़े थे आप, मॉड ए का स्क्वायर, ठीक इसके उल्टा आ रहा है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा अदिश गुणन इसमें देखते हैं, आई जे और के के बारे में देखते हैं, जो यूनिट वेक्टर अक्षों की दिशाओं में इकाई सदिश है उसमें थोड़ा सा सदिश गुणन की बात करते हैं। जैसे आई क्रॉस आई की बात करें अगर, जैसा आप देख रहे हैं किसी भी सदिश का स्वयं उसमें गुणा करने पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0, तो आई क्रॉस आई भी 0 होगा। क्यों, आई और आई दोनों सेम दिशाएं होंगी तो फिर, और फिर जे क्रॉस जे क्या होगा, ये भी 0 होगा, और के क्रॉस के क्या होगा, ये भी 0 ही होगा। ओके, आई क्रॉस जे की बात करें, आई क्रॉस जे, आई और जे के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि आई एक्स अक्ष की दिशा में है और जे वाई अक्ष की दिशा में है। अगर हम इस फार्मूले का यूज करें, इसका ही चलो यूज करते हैं, क्या होगा, मॉड आई मॉड जे, ओके, इनटू साइन 90, साइन 90, क्योंकि आई और जे के बीच का कोण क्या होता है, 90 अंश। यन कहे आई और जे के लंबवत दिशा में इकाई सदिश, आई चूंकि एक्स अक्ष की दिशा में है, जे वाई अक्ष की दिशा में है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत दिशा जेड अक्ष होगा, जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप होगा, तो के कैप लिख सकते हैं। मॉड आई क्या होता है, 1, मॉड जे 1 साइन 91, तो ये ऑलरेडी के होगा। बच्चों इसी प्रकार हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये मिला आई क्रॉस जे बराबर के, तो आप देख सकते हैं जे क्रॉस के लेते हैं, ये आई कैप मिलेगा, और के क्रॉस आई देखते हो तो ये मिलेगा जे कैप। और ठीक इसी प्रकार जैसा हम पढ़ चुके अदिश गुणन सदिश गुणन क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता, तो जे क्रॉस आई करना है अगर, तो ये मिलेगा माइनस के क्रॉस जे करें तो ये आएगा माइनस आई, और यहाँ आई क्रॉस के लिखते हो तो ये आएगा माइनस जे। इसको सबसे अच्छा याद करने के लिए आप ऐसे एक सर्किल बना लो, इस सर्किल पर कहीं भी आई जे के लिख जाओ, और इसमें एरो ऐसे लगा देते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज में। इस क्रम में चलते हैं, अगर आई क्रॉस जे लिखते हो तो इसके आगे क्या आएगा, के। देखिए आई क्रॉस जे, इधर वाला अगला पढ़ लो के यहाँ, फिर जे क्रॉस के पढ़ना चाहते थे इसको आई पढ़िए आई, और के क्रॉस आई पढ़ते थे इसे क्या पढ़ेंगे, जे। और इस एरो के विपरीत दिशा में आते हैं, जैसे आई क्रॉस के चलते हैं, आई क्रॉस के तो उल्टा चलोगे तो अगला जो मिलेगा निगेटिव आएगा, के क्रॉस जे चलते हैं तो माइनस आई, और जे क्रॉस आई चलेंगे तो माइनस के। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इस तरह से दो सदिशों के सदिश गुणन के कुछ गुणधर्म यहाँ देखे आप। अभी कुछ और बाकी हैं, आप वीडियो रोकिए, जिसको नोट करना चाहते हैं पहले नोट कर लें, उसके बाद अगला हम फिर बताते हैं। तो अभी जैसे हम लोग इस बात को पढ़े यहाँ पर
कि मॉड ए क्रॉस बी इक्वल मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। इसी क्रम में अगर हम दो सदिशों के बीच का कोण निकालना चाहते हैं तो ये साइन थीटा आप यहां से बना सकते हो। साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये आपको दो वेक्टर दिए गए हों तो कैसे उनका हम सदिश गुणन ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें इस फार्मूला से ज्ञात करने में तो दिक्कत ही है। और वैसे कोण भी ज्ञात करना, जब तक एक राशि भी मिलेगा नहीं तब तक आप साइन थीटा भी नहीं निकाल पाएंगे। मॉड भी तो निकाल सकते हो, लेकिन एक राशि भी कैसे मिला भी पहले इसकी बात हम करते हैं, उसके बाद कुछ और बात बताते हैं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर दिए हैं। ओके, सपोज दैट ए इक्वल a1i a2j a3k। ओके, b बराबर ऐसे दिया हो a2i b1, चलो लिखते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो हम बात कर रहे हैं a क्रॉस b का। a क्रॉस b ऐसे लिखना है a1i a2j a3k क्रॉस b1i b2j प्लस b3k। तो अभी हम i और j के बारे में एक बार और रिमाइंड कर दे रहे हैं, आप अभी नोट किए ही होंगे। चलिए, i क्रॉस i क्या हो, 0, तो a1 b1 हम छोड़ दे रहे हैं। फिर a1 b2 यहाँ लिखते हैं a1 b2, i क्रॉस j को भी क्या लिखे, k। बच्चों यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं k, ध्यान दीजिएगा। फिर i क्रॉस k को आप क्या लिखे थे, माइनस j, तो a1 b3 यहाँ माइनस j लिखे। चलिए, इसका गुणा इसमें करते हैं, a2 b1 j क्रॉस i को क्या लिखेंगे, माइनस k, तो माइनस a2 b1 k, j क्रॉस j 0, फिर a2 b3 j क्रॉस k को आप i कैप लिख रहे हैं। अब चलिए इसका गुणा कर लो, इसमें a3 b1 k क्रॉस i प्लस j होगा, तो प्लस a3 b1 j। ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है तो करेक्शन भी करेंगे आप। a3 b2 k क्रॉस j क्या होगा, k क्रॉस j माइनस i होगा, a3 b2 माइनस i हो गया। ओके, a3 b3 लिखना है तो k क्रॉस k तो 0 होगा। ओके, इसमें आप एक काम ये करें कि i को एक पास लिख लीजिए, i हम कॉमन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, a2 b3 माइनस a3 b2। फिर j को एक पास लिखते हैं, यहाँ j और यहाँ j, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस j का है, a1 b3 माइनस a3 b1। ओके, फिर प्लस k को कॉमन लीजिए, यहाँ k और यहाँ k, a1 b2 माइनस a2 b1। इस व्यंजक को अगर हम इस डिटर्मिनेंट के द्वारा समझना चाहते हैं, i j के लिख लें, और इसके गुणांक, इसके घटक कंपोनेंट जो है a1 a2 a3 यहाँ लिखते हैं। सेकंड जो दूसरा सदिश है, इसके कंपोनेंट b1 b2 b3। और जैसे डिटर्मिनेंट का प्रसार करते हैं आप, सारणी का प्रसार करते हैं, देखो i यहाँ लिखते हो, इस स्तंभ इस पक्ष को हटाते a2 b3 माइनस a3 b2, फिर यहाँ लिखते हो माइनस j, इसको हटाते a1 b3, देखिए a1 b3 माइनस ये b1, ओके, b1 a3 यहाँ आ गया, फिर प्लस k लिखते हो तो a1 b2, देखिए सेम मिल गया। यानी अगर इसका हमें गुणा करना है तो सबसे पहले आप सीधे डायरेक्ट ये डिटर्मिनेंट बनाए, i j k लिखिए, इसका कंपोनेंट a1 a2 a3 यहाँ लिख जाओ, इसके कंपोनेंट यहाँ लिख दो। देखो, जैसे आपको एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, यहाँ देखिए, जैसे वेक्टर a बराबर मिल जाए 2i प्लस j प्लस k। ओके, वेक्टर b बराबर मिल जाए i माइनस j प्लस 2k। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप क्या करोगे, सीधे सारणिक बना लो, i j k लिखो, इसके कंपोनेंट 2 1 1 यहाँ लिख जाइए, 1 माइनस 1 2, इस सारणी का प्रसार कर लो, आपका आंसर आएगा। जैसे i लिख लो यहाँ,
आई, इसमें 2 एकम 2, a प्लस 1 हो गया, फिर माइनस जे, ऐसे जैसे डिटरमिनेंट का प्रसार करते हैं ये हो गया। जैसे मान लीजिए आपका 3i और आगे ऐसे भी, अभी हम लोग एक्सरसाइज में इसको लगाएंगे भी। ओके, तो इस तरह से दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम ये समझते हैं कि सदिश गुणन की सहायता से हम कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, और किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो रोकिए, इसको नोट कीजिए, हम उसको बताते हैं। हाँ, तो जैसे हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए और बी ऐसे एक ए बी और ए सी के द्वारा निरूपित है। वेक्टर ए बी बराबर ए और वेक्टर ए सी बराबर बी, और ये दोनों सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित है, त्रिभुज ए बी सी। तो बच्चों यहाँ हम ए क्रॉस बी के बारे में विचार कर रहे हैं। जैसे मॉड ए क्रॉस बी को आप क्या समझते हैं, अभी इसके पहले हम लिखे थे मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, मॉड लगाते तो n का 1 होगा। ओके, एक ट्रायंगल ऐसा हम माने जिसकी भुजाएं ए बी वेक्टर ए से प्रकट की गई है और ए सी वेक्टर बी से प्रकट की गई है, तो इसके बीच का कोण थीटा है। तो मॉड ए क्रॉस बी को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ बच्चों मॉड ए का मीनिंग क्या है, मॉड ए इस रेखाखंड ए बी की लंबाई है। अगर हम इसको ए बी ही लिखें, इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, ए बी मीन्स इसका परिमाण हो गया। वेक्टर बी को अगर हम ए सी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से एक लंब खींच दें डी सी डी, ये संपूर्ण त्रिभुज बन गया। इस संपूर्ण त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा की बात करें, जैसा ट्रायंगल सम्मुख भुजा बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण लिखते हो, तो आप क्या लिखोगे, सी डी अपॉन ए सी। तो यहां से हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी साइन थीटा। ध्यान दीजिए, इस ए सी साइन थीटा को अगर हम चाहें तो सी डी लिखना कोई दिक्कत, ए बी इंटू इस ए सी साइन थीटा को अगर हम सी डी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम 1/2 चलिए 2 टाइम्स 1/2 लिख के ए बी इंटू सी डी करते हैं तो कोई दिक्कत, 2 तो कट ही गया। 2 इंटू इस 1/2 ए बी गुणे सी डी को क्या लिखेंगे, 1/2 ए बी गुणे सी डी। किसी भी त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई को हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये क्या है, मॉड ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब अगर इसको लिखना चाहें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया, तो अब क्या लिखेंगे, हाफ ए क्रॉस बी। बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दो सदिशों ए बी से प्रकट की गई हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। सबसे पहले उसका मापांक निकाल, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट बना के, अभी तुरंत इसके पहले बताए हम। उसका मापांक निकाल के हाफ कर लो, फिर उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल गया। इसी प्रकार अगर हम ये शुरू में मान लें कि ये दो भुजाएं ए बी और ए सी किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के द्वारा प्रकट की गई हों, जैसे एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी यहाँ डी, ए बी डी सी है, तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण हो गया। आपको पता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। इसका मतलब क्या होगा, इस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, सीधे मॉड ए क्रॉस बी। हाफ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका दोगुना करना होगा। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला क्या, यदि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी से प्रकट की गई हों तो उनके मापांक का आधा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रकट करेगा। और यदि यही दो भुजाएं ए बी और सी डी, ए बी और ए सी इस समांतर चतुर्भुज की भुजा से प्रकट की गई हों तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका सीधे क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मापांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बताया गया, इस बात को अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब इसमें एक बात और आपको समझाते हैं हम कि सदिश गुणन वितरण नियम का पालन कैसे करता है उसके बारे में।
तो वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बी सी 3 वेक्टर हों तो ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा गया, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं वेक्टर A1 I, A2 J, A3 K, ओके। वेक्टर B1 I, B2 J, B3 K, और वेक्टर C मान लेते हैं C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K। तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी, इसको हम प्रूव करते हैं इतना, ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो वेक्टर ए को आप क्या लिखते हैं, A1 I, A2 J प्लस A3 K, ओके, प्लस बच्चों इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखते हैं बी प्लस सी एक में जोड़ दो, आई काम लेकर इसमें, तो B1 प्लस C1 I, B2 प्लस C2 J, B3 प्लस C3 K, इतना लिख सकते हैं। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम सीख चुके, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I J K यहाँ लिखते हैं। पहले सदिश का कंपोनेंट A1 A2 A3 और सेकंड दूसरे का कंपोनेंट ध्यान दीजिए B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, उसको लिख लो यहाँ B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। बच्चों सारणी में आप पढ़ चुके हैं, सारणी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति अगर दो अवयवों का योग है तो उसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, I J K, यहाँ पर लिख सकते हो A1 A2 A3, इसमें पहला B1 B2 B3 और फिर प्लस यहीं से लेकर चल सकते हो I J K, A1 A2 A3, यानी कि C1 C2 C3। अब इसको अगर ध्यान से देखें, ये क्या है, ये आपका ए क्रॉस बी, क्यों ए क्रॉस बी, देखिए I J K, ए के कंपोनेंट बी के कंपोनेंट, प्लस ये क्या है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस ए के कंपोनेंट और सी के कंपोनेंट, क्या आपको चाहिए ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये क्या होगा, वितरण नियम की पुष्टि हो चुकी। एक गुणधर्म और है, उसको आप ओरल ऐसे समझना है, लैम्डा कोई अक्षर पद हो अगर ए क्रॉस बी में गुणा किया गया हो, ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी एक सदिश में गुणा लैम्डा ए क्रॉस बी लिख सकते हो, या फिर ए क्रॉस लैम्डा बी भी लिख सकते हैं। ये सिंपल बात है, इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें दो सदिशों के सदिश गुणन के बारे में आपको विस्तार से समझाए, सदिश वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आराम से फिर देखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देते हैं इसका एक्सरसाइज, अगला वीडियो हम देंगे। आप तब तक इसको सीखिए अच्छी तरह से, गुणनफल कैसे करेंगे।